कल यूपीएससी का रिजल्ट आया। पूरे देश में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। मेरठ में मेरी जानकारी में करीब 5 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में पास हुए हैं। उन्हीं में से एक हैं बंसिका भगत, मेरठ के गंगानगर की। बंसिका मेरे साथ हैं, उनके मम्मी पापा हैं। बंसिका, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बहुत कठिन परीक्षा जिसको बोला जाता है उसको आपने क्रैक किया। ये जो सपना था, ये किसका सपना था, आपका या मम्मी पापा का? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर कंग्रेचुलेटिंग मी। सपना आई थिंक सर कलेक्टिव ही था, मम्मी डैडी का, मेरा और भी काफ़ी लोगों का इकट्ठा ही सपना था। तो आई थिंक सबका कंट्रीब्यूशन था और सबने होप किया था कि हो जाएगा कभी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो यूपीएससी को लेके एक जो हौवा रहता है, उस हवा से कैसे निजात आपने पाई? और जो आगे आपको देखने वाले लोग हैं, जो इस ओर देख रहे हैं कि वो भी कभी यूपीएससी की तरफ आएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सर हुआ तो है ही एग्ज़ाम का, बहुत ज़्यादा माना जाता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, कोई अलग ही लोग होते हैं जो लोग क्लियर करते हैं। आई थिंक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो सम अमाउंट ऑफ सेल्फ बिलीफ होना ही चाहिए। किसी लेवल पे आपको मानना ही चाहिए कि हो जाएगा, अनरियलिस्टिक लगेगा पर आपको इंटरनली सम हाउ खुद को समझाना पड़ेगा कि हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आई थिंक पेरेंटल और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा, मतलब टू एन एक्सटेंट कि मुझे लगता था कि थोड़ी अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। तो कैसे वो ये जानते थे कि आप पढ़ाकू हैं इसलिए हो जाएगा? आई थिंक एक तो ये भी था, दूसरा वो देखते थे मुझे पढ़ते हुए तो उनको लगता होगा कि मैं मेहनत तो करती हूँ। तो आई थिंक ये सब होता है, मतलब इनको लगता ही नहीं था कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ना हो क्लियर। लेकिन मुझे पता लगा कि आपने कई सारे अटेम्प्ट किए हैं, जी तो कभी नाकामी भी हाथ लगी, उससे कैसे उबर पाए? सर उस समय तो मुश्किल लगता है कि अभी कैसे उभरे, बट आई थिंक अगर अप्रोच थोड़ी ऐसी हो कि बस जो दिक्कत है उसको सॉल्व करें, मतलब फोकस अगर उस पर आ जाता है तो फिर इतना इंटिमिडेटिंग नहीं लगता है। तो मैं कोशिश ये करा था मैंने, जब मेरा नहीं हुआ था, कि मैं बस इस पे फोकस करूँ कि कहाँ कम रहा है, और अगर वो ठीक हो गया वो तो। वो तो अपने आप की दिखती है ना कि हमने क्या कमी छोड़ दी, वो तो दिखता है ना। जी जी। हाँ, मतलब जैसे मार्कशीट आ जाती है तब पता चल जाता है, या फिर थोड़ा बहुत जिस दोस्तों से डिस्कस करके उनकी भी कहीं कमी रह गई या मेरी कहीं कमी रह गई, तो ऐसे पता चल जाता है इवेंचुअली। अच्छा, आपको कितना मेहनत करना पड़ा, रोज़ कितने घंटे की पढ़ाई? क्योंकि आपने कहा कि हुआ तो बना ही हुआ है इसका। जी जी। तो सर मेहनत और कितने घंटे ये सब डिपेंड करता है कि हम किस स्टेज पर एग्ज़ाम की। जैसे क्लोज़र टू द प्रीलिम्स, एक दो दो मतलब अगर बिगनर है तो 3 महीने पहले भी आई थिंक पूरे पूरे दिन पढ़ाई करनी चाहिए। आप कुछ और ना ही करें तो बेटर है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो सभी लोग पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, आई थिंक कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता उस समय। इंटरव्यू के टाइम पे फिर भी थोड़ा सा मतलब ईज़ आउट हो जाती है चीज़ें। तो नॉर्मल अगर एग्ज़ाम पास में नहीं है तब थोड़ा क्लॉक इन कर सकते हैं 6-7 घंटे, बट क्लोज़र टू द एग्ज़ाम्स तो पूरे पूरे दिन ही पढ़ना होता है। अच्छा, अपनी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में बताइए, ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। जी सर, मैंने स्कूलिंग की है MPGS शास्त्री नगर से, और ट्वेल्थ में इनफैक्ट मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी थी, थर्ड नेशनल टॉपर भी थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया मिरांडा हाउस से, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। और अभी मैं MA भी कर रही हूँ जी पॉलिटिकल साइंस में। तो आप ये थोड़ा सजेस्ट करिएगा कि अगर कोई इस ओर आना चाहता है तो कैसे सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, और जो पढ़ाई लिखाई की जो स्ट्रेटजी है, तैयारी की जो स्ट्रेटजी है, वो क्या रहनी चाहिए? जी, तो सब्जेक्ट चूज़ करना, अगर जैसे कोई अगर ग्रेजुएशन एंटर करने वाला है और उन्होंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम करना है, तो आई थिंक थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि वो सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेटर लिया जा सकता है यूपीएससी में या नहीं, इस तरह से। और बाकी एज फार एज स्ट्रैटेजी गोस, आई थिंक एक तो बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है ही, तो उनको थोड़ा पढ़ के एक क्यूमुलेटिवली एक स्ट्रैटेजी अपनी खुद की डिवाइस कर सकते हैं जो पर्सनलाइज्ड हो, आपके रूटीन को या आपकी सेंसिबिलिटीज़ को सूट करे। और थोड़ा सा मतलब 2-3 मंथ्स अहेड प्लान करते हैं तो आई थिंक थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि फिर एकदम ही शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म में समझ नहीं आ पाता है कि कितना सिलेबस कब तक हो पाएगा। तो आई थिंक थोड़ा प्लानिंग करना भी ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम के लिए। वंशिका, ये बताइएगा कि इस तैयारी के लिए हमें ऑफलाइन
चुनना चाहिए ऑप्शन या फिर हमें ऑनलाइन चुनना चाहिए, कौन ज़्यादा मुफीद रहता है? सर मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में मतलब काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती है। रोज़ आप उठ के जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो टाइम वेस्ट होता है बीच में, फिर बाद में थोड़ा चाय नाश्ते का भी मन कर जाता है, तो आई थिंक थोड़ा उस सब में टाइम वेस्ट होता है। ऑनलाइन में कन्वीनियंस ज़्यादा है, आई थिंक चीपर भी है कोर्सेज अगर स्टूडेंट्स लेते हैं तो। इसलिए मैंने सोचा था कि ऑनलाइन बेटर रहेगा, बट ऑफलाइन भी काफ़ी लोग के लिए वर्क करता है, वैसे भी बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं। जो लोग ऑफलाइन करते हैं उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी वहाँ पे फेस टू फेस देखने को, सुनने को, उनसे बतियाने को मिलते हैं। जी जी बिल्कुल। ऑफलाइन में जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में तो एक पूरा माहौल है, एक तरफ बुक्स रखी हुई हैं, पेपर्स उड़ रहे हैं, तो पूरा माहौल ही है वहाँ आपने पे। देखा है वहाँ पर जी जाके? जी, मैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जाती थी। जी, तो देखा है वहाँ पे। वहाँ से भी काफ़ी लोग अच्छे से क्लियर करते हैं, काफ़ी लोग को सूट करता है, काफ़ी लोग वहाँ पे रहते हैं तब भी उनको सूट नहीं करता है। आई थिंक वो अपनी पर्सनल सेंसिबिलिटीज़ के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं दिल्ली रुक जाऊँ क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे थी, बट मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि मैं घर पे रह के शायद बेटर पढ़ पाऊँगी। तो आपने घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी किया और ऑनलाइन ऑप्शन चुना, तो क्या आपको लगा कि कितना कुछ उसमें जो पार्ट है पढ़ाई के घंटों का वो भी कुछ कम होता है, वहाँ जितना पढ़ते हैं उससे इधर कुछ कम होता है? नहीं सर, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि कोचिंग्स आपको टू एन एक्सटेंट ही हेल्प कर सकती है, सेल्फ स्टडी ही करनी होती है अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तब भी। इवेंचुअली मेजर पार्ट सेल्फ स्टडी का ही रहता है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब अगर आप ऑफलाइन में रह के भी ज़्यादा सेल्फ स्टडी कर लें, वेल एंड गुड। ऑनलाइन में मुझे लगता है ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालने के लिए। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कम घंटे दे पाते हैं, वो खुद पे डिपेंड करता मेरा है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो रैंक आपकी है, मुझे शायद पता लगा, अभी बात चल रही थी, पापा बता रहे थे आपके 800 के ऊपर, तो आपको क्या आपने सपना देखा था और वो सपना कहीं मीट होता हुआ दिख रहा है उस रैंक पर, या फिर आप इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे? तो इन ऑल पॉसिबिलिटी मुझे आईपीएस मिलेगा, और मुझे इंडियन पुलिस सर्विसेज भी बहुत फैसिनेटिंग लगती है, तो सपना तो मीट हो ही गया है। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं लिखूंगी या नहीं दोबारा एग्ज़ाम। आई थिंक वो थोड़ा देखेंगे, अभी कुछ दिन में डिसाइड करेंगे जब थोड़ा चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। आपसे बात किए लेते हैं, आप खुश तो हैं ही, और बेटी ने आपका सपना भी पूरा किया है अपने सपने के साथ साथ। थोड़ा बताइएगा कि कैसे उसका रूटीन रहता था, क्या क्या मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। मैं और इसके डैडी जॉब करते ही हैं, हम पूरा आप ध्यान भी जॉब देते हैं। करती हैं? हाँ, मैं टीचर हूँ। मैं जूनियर हाई स्कूल में हूँ, दुर्वेशपुर किला प्रेक्षितगढ़ में। और बस वो अपना वर्क करते हैं, मैं मतलब पूरा हमारा ध्यान दोनों का ये रहता था, ये पढ़ ले। आपको तो देहात तक जाना हाँ पड़ता? जी, हाँ जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने ये कहा कि ये पढ़ने में अच्छी है तो पढ़ ही ले, इससे बेटर कुछ नहीं है। बचपन से ही अच्छी है? बचपन से ही बहुत अच्छी है पढ़ने में। इसने मतलब हमेशा मतलब बहुत ही नाम ही रोशन करा है शुरू से ही। 11th में इसे कमिश्नर ने प्राइज दिया, और बहुत सारे डिबेट में इसने मतलब पार्टिसिपेट करा, मतलब उनमें इनाम ही जीते हैं इसने। और योगी जी ने इसको 12th में 1 लाख रुपए दिए थे, और एक वो दिया था, क्या बोलते हैं, टैबलेट, और इसके स्कूल ने 1 लाख रुपए दिए थे। तो ये तो वैसे भी बहुत ही मतलब ब्राइट बच्ची है। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई जैसे शरारती बच्चे होते हैं? एक दिन ऐसा नहीं मैंने अपने ऊपर लिया कि ये बेटी है और इसकी वजह से मुझे कभी कोई टेंशन हुई हो। मतलब देख के जब ये पढ़ती रहती थी ऐसा लगता था यार ऐसे भी बच्चे होते हैं। बस हमेशा अंदर से एक हुक सी रहती थी कि यार कितना पढ़ रही है। मैं ये जब लेट तक पढ़ती मैं इससे कहती थी बेटे सो जा, आ जा बेटे सो जा। तो मतलब और मैं चेक करती रहती थी क्योंकि मेरे साथ ही सोती है कि अभी आई नहीं है बेड पे। मतलब कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एक दिन ये फील हुआ हो कि इसकी वजह से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई हो। हमेशा मतलब इसका जो नेचर है वो बहुत पोलाइट है, सबके लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने बुआ के लिए, अपने मामाओं के लिए बहुत ही मतलब बहुत अच्छी लड़की है, कोई सानी नहीं है इसका। मतलब सर भी हमारे साथ हैं, बंसिका के पापा। सर ये बताइएगा कि जैसे बंसिका ने बताया कि आईपीएस की जो नौकरी है बड़ा फैसिनेटिंग है। आपके परिवार में हम देख रहे हैं दीवार पर जो तस्वीरें हैं उनमें शायद बंसिका के दादा हैं जो आर्मी की ड्रेस में हैं।
तो थोड़ा बताइएगा उनके बारे में और कैसे उस सपने को अब जो है तीसरी पीढ़ी ने साकार किया है। मेरे फादर आर्मी में सूबेदार मेजर के रैंक से रिटायर हुए हैं और उन्होंने परिवार में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और वैसे ही मेरी मदर ने, और बिल्कुल वही चीज़ें हमने वंशिका के साथ की हैं। जी तो वही सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हुई और उसका असर भी जी देखा। जी जी सर जो हैं वो एक इंटर कॉलेज में टीचर हैं, मैम खुद टीचर हैं जूनियर हाई स्कूल में, और अब वंशिका जो हैं वो आईपीएस बनने का जो सपना है उनका वो पूरा हो रहा है और परिवार खुश है। तो ये एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो सपना पाले हुए हैं यूपीएससी क्रैक करने का। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।